नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 9 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले पाठ में से एक पाठ गिल्लू के बारे में विश्लेषण करेंगे, जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी है। तो पाठ को शुरू करने से पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 11 सितंबर 1987 में उनका देहांत हुआ। उनके पिता माता के नाम इधर में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा है और उनके माताजी का नाम हेमरानी देवी। उनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। महादेवी जी के साथ एक सशक्त गद्य लेखिका भी है। कवित्री के साथ साथ एक सशक्त गद्य लेखिका भी थी। छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से वे एक थी। उनकी कुछ काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा। रेखाचित्र एवं संस्मरण ये पाठ भी संस्मरण में ही है। तो उनके कुछ रेखाचित्र और संस्मरण के बारे में बताते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की करिया आदि उनके रेखाचित्र एवं संस्मरण की पुस्तकें हैं। उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1956, इस जगह को अंडरलाइन करके अच्छी तरह से सुन के रखना बच्चों, ये तुम लोग के बुक में दिया नहीं हुआ है। 1956 को पद्म भूषण से अलंकृत किया था। ये थी कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अभी हम लोग चैप्टर में जाते हैं, हम लोग के पाठ में जाते हैं। गिल्लू, जो पाठ का नाम है गिल्लू। इस पाठ में कवि का जो प्रकृति से प्रेम है, प्रकृति के जीव जंतुओं से जो प्रेम है, महादेवी वर्मा जी जीव जंतु से बहुत प्यार करते थे, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेंगे। हर एक जीव के प्रति वो अपने आदर स्नेह दिखाते थे, इसके बारे में। तो गिल्लू का मतलब होता है गिलेरी। तो शुरू करते हैं। सोनजोही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। सोनजूही एक प्रकार का जूही फूल है, जिसका फूल का रंग जो होता है, जो फूल का रंग है वो पीले रंग का होता है। तो उधर में क्या बोला है, सोनजूही में आज एक पीली कली लगी थी। पीले रंग का एक कली, जो पुष्प खिलने से पहले जो उसका शुरुआती जो रूप होता है उसको हम लोग कली कहते हैं। ठीक है, कली लगी है। इसे देखकर अनायास का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से उस छोटे जीव का स्मरण आया। उस छोटे से जीव का, लेखिका किसी एक छोटी सी जीव के बारे में बात कर रहे हैं, उनका स्मरण आया, उसका याद आया, जो इस लता की सघन का मतलब होता है घना हुआ, हरितिमा हरियाली मतलब हरियाली से भरपूर में छिपकर किसी पेड़ के घने पत्तों के बीच में, घने हरियाली के बीच में छिपकर बैठता था कोई एक जीव, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और जैसे ही लेखिका उस पेड़ के नीचे जाते थे तो उसके ऊपर कूदकर ही पहुंचते ही कंधे पर कूदकर, उनके कंधे पर कूदकर उनको चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। वो
कुछ दिन पहले की बात कर रहे थे जब उनको कली की खोज रही थी, जब वो कली खोजने के लिए उस पेड़ के नीचे आते थे, मतलब फूल तोड़ने के लिए उधर आते थे। पर आज उस लघु प्राण की खोज है, लेकिन आज लेखिका इधर आए हैं उस छोटे से जीव का खोज करने, उस छोटी सी जीव को ढूंढने। परंतु वो तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। परंतु दुख की बात यह है कि कभी लेखिका बोल रही है कि आज वो इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। ऐसा लग रहा है कि कभी ने इधर में उनका कब्र दिया होगा, उनको दफनाया होगा उस जड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे। इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे, किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। कौन कह सकता है कि ये स्वर्णिम मतलब सोने के रूप का, ठीक है, सोने के रंग का कली, जो पीले रंग का कली होता है वो सोने की तरह दिखाई देता है, इसलिए बोल रहे हैं कली के बहाने मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, मुझे चौंकाने के लिए वो ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। अचानक एक दिन की बात है जब लेखिका अपने कमरे से बरामदे तक, घर के बाहर तक आए थे, तो उन्होंने देखा 2 कौवे एक गमले में चारों ओर चोंचों से छुआबल जैसे खेल खेल रहे थे। छुआबल मतलब होता है जैसे हम लोग खेलते हैं ना हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल, ऐसा छुआबल चोंचों से बोला है। चोंचों से मतलब होता है कौवा किसी चीज़ को कुतर रहा है, उसको होठ से प्रहार कर रहा है और बाद में छुप जा रहा है, ऐसे खेल खेल रहे थे, मतलब छुपन छुपाई जैसे खेल खेलना। यह काक विषंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अभिमानित। क्या बोल रहे हैं? 2 कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुआबल का खेल खेल रहे थे, मतलब 2 कौवे गमले के पास किसी चीज़ के ऊपर चोंच मार के फिर छुप जाते थे, ऐसे खेल खेल रहे थे। ये काक विषुंडी, इधर में एक शब्द है काक विषुंडी। काक विषुंडी कौवे को भी कहा जाता है, लेकिन ये काक विषुंडी शब्द इसलिए आया है कि एक राम भक्त जो लोमेश ऋषि के शाप से कौवा हो गया था। लोमेश ऋषि ने किसी एक राम भक्त को श्राप दिया था और वो कौवा बन गया था, इसलिए उसको काक विषुंडी कहा जाता है, भुषुंडी कहा जाता है। और ये कौवा भी विचित्र पक्षी है, क्यों बोला है? एक साथ समादरित, समादरित मतलब विशेष आदर, कभी कभी हम लोग कौवे को बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। अनादरित, अनादरित मतलब तिरस्कार या अनादर करना। अति सम्मानित, बहुत सारे सम्मान देना। अति अभिमानित, अपमान करना, ठीक है, उसको अपमान भी करते हैं। इसके अगर थोड़ा बहुत हम लोग विश्लेषण करें तो ये पता चलता है कि कौवा हम लोग के बहुत सारे काम में आते हैं। जैसे हिंदू शास्त्रों में जब भी कोई मर जाते हैं तो हम लोग उसको पहले कौवे को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद उसका श्राद्ध संपन्न होता है, तब वो समादरित होता है। अनादरित, कभी कभी कौवा का स्वर जो कर्कश होता है, जिसको सुनने में हम लोग को बहुत कठोर लगता है, इसलिए हम लोग उसको अनादर करते हैं कि हट जा इधर से, ऐसे बोलते हैं। कभी सम्मान करते हैं, उसको पास बुला कर खाना खिलाते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि श्राद्ध में उसको बुला के खाना खिलाया जाता है। अपमान करते हैं, उसको तिरस्कार करते हैं। कौवा जब काका करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई दूर के आत्मीय हम लोग के घर में आने वाले हैं, ऐसे सोच रखते हैं। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। हम लोग का ऐसा मानना है कि हमारे जो पुरखे, जो दादा परदादा जी हम लोग के मर गए हैं, वो ना गरुड़ पक्षी के रूप में आ सकते हैं। गरुड़ एक पक्षी का नाम होता है जो पिछले ज़माने में विष्णु का वाहन होता था हिंदू शास्त्र के हिसाब से, ठीक है। तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में पीकॉक पक्षी की तरह वो आ सकते हैं, ना हंस के, ना हांस की तरह, डक की तरह वो आ सकता है। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। उन्हें पितर पक्ष मतलब होता है, तुम लोगों के वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, जैसे हिंदू पंचांग के अनुसार, मतलब हिंदू के जो पंजिका के हैं वो उसके अनुसार आश्विन माह में पड़ने वाला एक पखवाड़ा पक्ष, जो पखवाड़ा मतलब होता है पक्ष, जिसमें लोग अपने स्वर्गीय पिता अथवा अन्य पूर्वजों की पूजा करके उन्हें जल अर्पित
तर्पण करते हैं। तर्पण करना हम लोग जैसे बारुणी मेला जब हम लोग के नियर बाई में होते हैं तो उधर में हम लोग देखते हैं बहुत सारे हिंदू लोग उधर में बैठ के सर मुंडवा के कुछ काम करते हैं, उसको तर्पण करना कहते हैं। तो ये सब काम करते हैं, पितरपक्ष उसको कहा जाता है। हमने कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए हम लोग अगर कुछ उनको दान करें तो वो काक बनकर ही आ सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और हमारा कोई दूर के रिश्तेदार अगर घर में आने वाला है तो कौवा अगर तुम्हारे घर के छत के ऊपर बैठ के का चिल्लाएगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कोई तुम्हारा दूर का रिलेटिव तुम्हारे घर में आने वाला है, ऐसे सोच रखते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। और दूसरी ओर हम लोग क्या करते हैं, कौवे के काव काव जो स्वर होता है उसको हम लोग तिरस्कार के रूप में, अपमानित के रूप में अवमानना करते हैं, उसको तिरस्कार करते हैं, उसको मतलब देखना नहीं आता चाहते हैं हम लोग, उसको ऐसे व्यवहार करते हैं उसके साथ। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। कवित्री बोल रहे कि मैं अभी काक के बारे में इतने सारे विश्लेषण कर रहा था, लेकिन इसमें अचानक एक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। और जिस गमले के सामने वो काक छुआ छुआवल का खेल खेल रहे थे अपने चोंचों से, उसमें एक छोटे से जीव छुपा हुआ था। दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई, लेखिका की दृष्टि उधर में रुक गई। निकट जाकर देखा, जब उसके पास गया तो देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। उन्होंने देखा एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा उधर में, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, जो हो सकता है संभवतः वो अपने घोंसले से, अपने घर से गिर पड़ा होगा। और अब कौवा जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, और कौवा जिसको पाकर आसानी से उपलब्ध होने वाला, सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से उपलब्ध होता है, ऐसे सुलभ आहार ढूंढ रहे थे। काकद्वय, काकद्वय का मतलब होता है दो काक, ठीक है, काक के जोड़े की चोंचों के दो घाव इस लघुपान के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। काकद्वय के दो चोंच के बाढ़ से ही वो मर सकता था, हैं बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट था। निश्चेष्ट मतलब होता है मरा हुआ या निर्जीव वस्तु की तरह पड़े रहना, ऐसे वो गमले से चिपटा पड़ा था। चिपटा पड़ा होता मतलब गमले से पूरा चिपक के लग गया था, मरे के जैसा वो पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता। सबने ये कहा कि कौवे के चोंच का घाव लगने से ये बच नहीं सकता, गिलहरी मर जाएगा। सबने उनको, कवित्री को ये बोला, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। और तो सबने बोला कि इस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इस छोटे से जीव को ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मर जाएगा इसलिए। परंतु मन नहीं माना, परंतु कवित्री का मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, उसको होले से हाथ में उठाकर वो अपने कमरे में लेके गई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, और फिर रुई से, कटोन से उसके घाव को साफ करके पेनिसिलिन एक दवाई होता है उसका मरहम लगाया, उसमें लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। रुई की पतली बत्ती, बत्ती मतलब होता है, सोचो कि किसी कॉटन का टुकड़ा को दूध में भिगोकर उसके मुंह में देने की कोशिश कर रहे थे लेखिका, ठीक है, उसके मुंह में देने की कोशिश कर रहे थे, दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों और ढुलक गई। मुंह खुल नहीं सका क्योंकि वो निश्चेष्ट था, पड़ा हुआ था, वो मुंह नहीं खुल पाया, और उसके मुंह के ऊपर दूध गिरने से दोनों साइड से दूध ढुलक गई थी। ढुलक गई थी मतलब रोल होके गिरना शुरू हो गया था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत घंटे उपचार करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया, मतलब एक बूंद पानी उसने पिया। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। और तीसरे दिन वो इतना अस्वस्थ मतलब निश्चिंत हो गया कि
उसने थोड़ा बहुत उसमें ताकत आई, थोड़ा बहुत उसमें जान आई, तो उसने इतना और निश्चित हो गया कि मेरी उंगली उनकी लेखिका की उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से उनकी उंगली को ऐसे पकड़ लिया, नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। नीले कांच की मोतियों जैसी मतलब गोल गोल आंखों से लेखिका की ओर देखने लगा। 3-4 मास में उसका स्निग्ध रोए, इब्तदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास के बाद उसके स्निग्ध रोए, चिकना रोए मतलब उसके शरीर के रंग, शरीर का पशम भी हो सकता है। इब्तदार पूंछ मतलब मानने वाला पूंछ, देखने वाला मतलब खूबसूरत पूंछ, और चंचल चमकीली आंखें, और उसके जो चंचल चमकीली आंखें हैं जिसमें थोड़ा बहुत ग्लेजीनेस होता है, सबको विस्मित करने लगे, सबको आश्चर्यचकित करने लगा वो सब कुछ। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। अभी तक वो जातिवाचक संज्ञा में था, जीव उसका नाम, कुछ नाम वाम नहीं था, उसको सिर्फ जीव बोल रहे थे। अभी उसको व्यक्तिवाचक के रूप दे दिया, उसको अभी नाउन में बुलाया जा सकता है, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अभी उसका नाम पड़ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसका नाम हो गया गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। फूल रखने वाले एक डालिया मतलब होता है गमले की तरह, ऐसे जो गमले की तरह एक चीज़ होता है जिसमें फूल रखते हैं, टॉप सोच लो, टॉप की तरह एक चीज़ में रुई बिछाकर उसमें थोड़ा बहुत कॉटन डालकर उसे दो तार लेके खिड़की से ऐसे टांग दिया, ऐसे बॉक्स की तरह, उसके दुल्हने की तरह बन गया, झूलने की तरह वो लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष तक वही गिल्लू का घर रहा। गिल्लू मतलब वो छोटा सा गिलहरी। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। वो स्वयं खुद से ही उस झूलने को झुलाता था और अपनी कांच के मनकों सी मतलब मोतियों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर, और खिड़की के ऊपर उन्होंने तार से बंधा था, तो खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता और समझता रहता था। और ना जाने क्या देखता वो छोटे सा जीव और क्या समझता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन उसकी समझदारी जो चीज़ होता है, क्लेवरनेस जो है, उसकी क्लेवरनेस और कार्यकलाप पर, उसके काम जो वर्क्स है उसमें सबको आश्चर्य होता था, सब आश्चर्यचकित रहते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरी ध्यान आकर्षित करने की उसे तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जैसे लेखिका लिखने के लिए कुछ स्टोरी, गद्य, पद्य कुछ भी लिखने की कोशिश करते थे, तब क्या करता था वो अपनी ओर लेखिका का ध्यान आकर्षण करने के लिए तीव्र इच्छा होती थी, तो उसने एक अच्छा उपाय सोचने का था। उसने एक अच्छा उपाय सोचा था। वो मेरे पैर तक आकर सर्रे से पर्दे पर चढ़ जाता। वो मेरे पैर के सामने, उनके लेखिका के पैर के सामने आकर भागकर पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता था, और फिर उसी तेजी से लेखिका के पैर के सामने आता था और फिर वापस उसी तेजी से उतरता था, ऐसा करता था। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। ये दौड़ने का क्रम वो तब तक करता, ये दौड़ने का काम वो तब तक करता जब तक लेखिका उसको उठकर पकड़ ना ले। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसे अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। मतलब कभी कभी लेखिका उसको पकड़कर ऐसे करते थे, एक लिफाफा लेते थे, सोचो कि ये लिफाफा है, इसके चारों बॉक्स की तरह बना हुआ है, इसके अंदर उसको घुसा कर रख देते थे, जिसमें उसका सिर्फ सिर और 2 उसके सामने का जो 2 पैर है वो बाहर निकाल सकते थे, और बाकी वो ऐसे ही खड़ा रहता था। लघुगात मतलब पूरा शरीर, उसका छोटा शरीर, लघु का मतलब छोटा, गात मतलब शरीर।
लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। और इस अद्भुत स्थिति में, इस परिस्थिति में वो ऐसे सोचो कि ऐसे खड़ा है, इस परिस्थिति में वो खड़ा रह के कभी कभी घंटों मेज मतलब टेबल पर दीवार के सहारे वो खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से, अपनी मोतियों से, ग्लिटरिंग जैसे आंखों से, जो आंखें चमकता है, उस आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। वो लेखिका कौन सी काम कर रहे थे ये सब देखा करते थे। भूख लगने पर चीख चीख करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। लेकिन भूख लगने पर वो जोर जोर से चिल्लाता था, जैसे गिलहरी आवाज़ करते हैं ऐसे आवाज़ करता था, और लेखिका को सूचना देता था कि उसे भूख लगा है। और लेखिका जैसे ही उसको काजू या बिस्किट मिल जाने पर वो क्या करता था, उस लिफाफे के अंदर से अपने 2 पैर निकाल के बिस्कुट को या काजू को लेकर उधर से ही खड़े उसको कुतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। फिर गिल्लू के जीवन का पहला बसंत सीजन आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। नीम और चमेली फूलों के गंध लेखिका के कमरे में होले होले धीरे धीरे से आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चीख चीख करके ना जाने क्या कहने लगी। बाहर के जो गिलहरियाँ है वो कमरे के खिड़की के बाहर आकर ना जाने क्या कहते थे, चीख चीख कर ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू जैसे ही उसके बाहर के गिलहरियों के आवाज़ सुनकर वो उस ओर देखता था, तो लेखिका को ऐसा लगा कि गिल्लू को जाली के पास वो बैठा हुआ है, खिड़की के सामने जो रखा हुआ, उस जाली के पास बैठकर बाहर झांकते देखकर, वो बाहर झांक रहा था, इसे देखकर लेखिका को मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, इसको आज़ाद कर दिया जाए, इसको आज़ाद कर दिया जाना चाहिए। मैंने कील निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। उन्होंने एक कील निकालकर जाली का मतलब जो चिटकरी है उसको निकालकर जाली का एक कॉर्नर खोल दिया। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। और इस मार्ग से वो जैसे ही बाहर निकल जाता था वो उसको ऐसे लगता था कि वो आज़ाद हो गया, उसकी मुक्ति की सांस ली उसने। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका मैंने पहले ही बोला था कि वो जीव से बहुत प्रेम करते थे, जानवरों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने घर में बिल्ली कुत्ते ये सब पाल के रखे थे। तो अभी बोल रहे हैं कि बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका के लिए घर में जो कुत्ते बिल्ली वो पाल रहे थे, इससे बचाना इस छोटे से जीव को बहुत सारे तकलीफदायक था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। और कागज पत्रों के कारण, कागज पेपर ये सब के कारण, और घर में बहुत सारे काम हैं, इसके कारण उनको बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। उनका कमरा जो है वो बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, जैसे ही वो कॉलेज से वापस आकर कमरा खोलकर भीतर आते थे, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। जैसे ही लेखिका दरवाज़ा खोलकर कॉलेज के काम खत्म करके दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर घुसते थे, तो वो अपने जाली से उतरकर लेखिका के पैर से सर तक और सर से पैर तक दौड़ लगाता था, दौड़ लगाने लगा। तब से ये नित्य का क्रम हो गया, तब से ये रोज का कार्य हो गया गिल्लू के लिए। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। जैसे लेखिका कमरे से बाहर जाती थी, वो भी वो खुले जाली के जो चिटकरी निकाल कर जो जाली खोल के दिया था उससे निकलकर बाहर चला जाता था, गिल्लू चला जाता। और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और दिन भर क्या बोलता था, गिलहरियों के दल का नेता बन जाता था वो, ठीक है, और हर डाल पे उछलता और कूदता रहता था। और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने
झूले में झूलने लगता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से अंदर आकर फिर अपने झूले में झूलता रहता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजोही की पत्तियों में। मतलब उसको, लेखिका को चौंकाने का शौक उसके अंदर ना जाने कहाँ से आ गया था। लेखिका बोल रहे हैं कि कभी वो फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी वो फूलदान के फूलों के नीचे छुप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में, पर्दे का चुन्नट मतलब पर्दे का जो फोल्डिंग होता है उसके अंदर वो कभी छुप जाता था, कभी सोनजोही की पत्तियों में और कभी सोनजोही क्या हरियाली पत्तियों में, सघन में, घना हरियाली पत्तियों के बीच में वो छुप जाता था। गिल्लू इसमें मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लेखिका बहुत सारे पशु पक्षी पालते थे और सभी पशु पक्षी लेखिका को बहुत प्यार करते थे, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई नहीं, खाने की हिम्मत हुई है। शायद कोई भी ऐसा जानवर हो कि इतने सारे जानवर को वो पालते थे, कोई ऐसा जानवर हो जिसको इतना हिम्मत हो गया कि वो लेखिका के साथ बैठकर खाना खा सके। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, ऐसा लेखिका को याद नहीं आता कि ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन किसी भी जानवर का इतना हिम्मत हो गया कि मेरे साथ बैठ के उसने खाना खाया, लेखिका के साथ बैठ के खाना खाया। गिल्लू इसमें अपवाद था, ठीक है, गिल्लू इसमें सबसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। वो जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती थी, वो क्या करता, खिड़की से निकलकर आंगन के दीवार को, वॉल को पार कर बरामदा पार करके, और उनका घर का जो बरामदा है उसको भी पार करके मेज पर मतलब उस डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता और उनके थाली के सामने बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और बहुत कठिनाई से लेखिका ने उसको थाली के पास बैठकर खाना खाना सिखाया, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता और जहाँ बैठकर लेखिका की थाली से एक एक चावल उठाकर बहुत आराम से, मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से, बहुत साफ तरीके से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसका सबसे प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्न खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। और कई दिन तक उसको अगर काजू ना मिले तो ये बाकी खाने को वो या तो लेना बंद कर देता था या उसको झूले से, जो उसका झूलना बना के दिए थे लेखिका ने, उससे नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी बीच ये सब चल रहा था, उसी बीच में लेखिका के साथ एक दुर्घटना होगी, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनको कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झोले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। उसी दौरान जब वो अस्पताल में थे लेखिका, तो उसी दौरान उनके घर का दरवाज़ा अगर कोई खोलता था तो क्या करता था गिल्लू, दौड़ से, उसको लगता था कि लेखिका आई है, दौड़ से उसके पास आता था। लेकिन जैसे ही उस दूसरे लोगों को वो देखता था, वो वापस घूम के भाग के अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सभी उसे काजू दे आते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। और अस्पताल से लौटकर जैसे ही लेखिका ने उसके झूले को साफ करने की कोशिश की, झूले को देखा, तो उसमें भरे हुए काजू बहुत सारे मिले थे, जिससे ज्ञात होता है कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। जिससे लेखिका को पता चला कि वो छोटा सा जीव अपना प्रिय खाद्य, जो खाना उसको सबसे प्रिय था, जब वो लेखिका के हाथ से मिलता था, महादेवी वर्मा जी के हाथ से दिया जाना खाना उसको कितना प्रिय था। और ऐसे ही काजू उसको बहुत पसंद है। फिर भी लेखिका जब अस्पताल में थी, उसने लेखिका को नहीं देखा,
इसके कारण वो काजू बहुत कम खाया, बहुत कम। इससे पता चलता है कि जीभ से प्यार करो तो उसके बदले में प्यार ही मिलता है। मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। और जब वो बीमार थी लेखिका, तब वो जब अपने सिरहाने पे बिस्तर पे अपने तकिए के ऊपर सर रखकर, पिलो के ऊपर सर रखकर सोते थे, तो गिलहरी उसके सर के सामने आके बैठता था, लेखिका के सर के सामने बैठता था और उसके छोटे छोटे पंजों से उनके सर को दबाने की कोशिश करता था। सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता था मतलब ऐसे ऐसे सहलाता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगना। परिचारिका मतलब नर्स, जो हम लोगों को जब बीमार होते हैं तो हम लोग पर्सनल नर्स रखते हैं उनके देखभाल करने के लिए, ऐसे लगने लगा था उनको। जब वो हट जाता था तो उनको लगता था कि कोई एक परिचारिका जो इस काम के लिए रखा हुआ था वो हट गया। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता और ना अपने झूले में बैठता। गर्मियों के मौसम में वो ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। लेखिका जब काम कर रहती थी, उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वदा नया उपाय खोज निकाला था। और उसने क्या किया था कि लेखिका के साथ बैठने का और गर्मी में बाहर ना जाने के लिए एक सहज उपाय खोज लिया था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। वो उन लेखिका के पास, सुराही का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन जिसमें ठंडा पानी रखा जाता है गर्मियों के मौसम में, जो हर वक्त ठंडा रहता है, उसमें उसके ऊपर के ढक्कन के ऊपर वो सो जाता था, जिसमें उसको ठंडक भी रहता था और लेखिका के पास भी रह सकता था। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्षों से अधिक नहीं होती। गिलहरी की जीवन काल 2 वर्षों से ज़्यादा नहीं होता। अतः गिल्लों की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया और 2 वर्षों से ज़्यादा गिलहरी बचते नहीं, इसलिए गिल्लू का भी जीवन यात्रा समाप्त होने वाला था। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। दिन भर, जिस दिन वो मरने वाला था उस दिन वो सुबह से लेके सुबह पर कभी भी सुबह पर वो बाहर नहीं निकला। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झोले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। और रात में जब उसको पता है कि मैं सुबह होते होते मर जाऊंगा, इसलिए वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। और ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, पूरे हाथ के साथ वो चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। जिस उंगली को उसने उस बचपन में जब वे उसके साथ छुआ खेल रहे थे, चोट से उसको प्रहार कर रहे थे, उस वक्त बचने के लिए जिस उंगली को जैसे पकड़ा था, उसी तरह से आज भी मरने के दिन आकर वो उसी तरह से लेखिका की उंगली को पकड़कर मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। पंजे इतने ठंडे देख के लेखिका ने जागकर अपने रूम का जो हीटर मशीन है उसको चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया और उसको गर्मी देने की कोशिश की लेखिका ने। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया और प्रभात की सूरज की पहली रोशनी के साथ ही उसका जीवन यात्रा समाप्त हो गया। वो दूसरी ओर जीवन के लिए सो गया, मतलब चिरनिद्रा में सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। उसका जो झूला था, लेखिका ने उसको रहने के लिए जो झूला बना के दिया था उसको उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई और खिड़की के जो जाली काट कर उसको बाहर जाने का रास्ता दिया गया था वो भी बंद कर दिया गया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। परंतु उसके मरने के बाद भी गिलहरियों के जो झुंड का नेता जो बन गया था, वो गिलहरियाँ रोज उसके खिड़की के पास आते थे और रोज चिक चिक आवाज़ करते थे। सोनजूही पर बसंत आता ही रहता था और सोनजूही पर बसंत काल आता ही रहता है।
सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। जो मैंने पहले बोला था कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू का समाधि बनाया गया था, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए कि वो लते के पीछे छुपना और उस लते से उसको बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बसंत दिन जूही के पितब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। और इसलिए भी लेखिका ने उसका समाधि स्थल उस सोनजूही के पेड़ के नीचे बनाया, क्योंकि उनको लगता था कि किसी बसंत दिन जूही के पितब मतलब पीले रंग का छोटे फूल में खिल जाना का विश्वास। ऐसा लगता है कि वो छोटा सा फूल नहीं है, वो गिलहरी का वो छोटा सा जीव है, वो लघुगात है जिसको लेखिका के प्रति इतना प्रेम था, और जो लेखिका जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ये चीज़ वो रोज़ सोचते हैं और जिनसे उनको संतुष्ट मिलता है। अगर इस पाठ के बीच में से किसी भी जगह में आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी परेशानियाँ होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।